यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। दोस्तों इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज की इस स्पेशल वीडियो का शुभारंभ करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो है वायरल प्रश्न है, जो कि आपका सीधे तौर पे कल जो है बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। फिजिक्स, कल फिजिक्स से गाइस और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, इसका मैं दावा कर चुका हूँ आपको पहले और अभी भी बता रहा हूँ। बस जितना मैं बता रहा हूँ आपको यार देखते रहना है। इस वीडियो को अभी फटाफट शेयर करना अपने दोस्तों में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से जो अगला वीडियो में अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फटाफट यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वायरल प्रश्न है, देखते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे टोटल 35, है ना। अभी तक मैंने आपको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव बता दिया है और ये जो है और भी 35 क्वेश्चन है। तो यार इतना देख लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ अ सॉलिड बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन इट मीन्स दैट द बॉडी हैज। ये देखिए पूरा आपका होल जितना भी फिजिक्स का जो आपका बुक है ना, फिजिक्स का जो बुक है ना, उससे जो है 35 ऑब्जेक्टिव जो है खुद बना हुआ है, जो कि मॉडल पेपर से प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो इसको देख लीजिए, इससे बाहर आपका नहीं पूछेगा, क्योंकि ये जैक की तरफ से प्रकाशित है, ये जैक की तरफ से प्रकाशित है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्या आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इफ अ सॉलिड बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन इट मींस दैट द बॉडी हैज। यहाँ पर इसका हिंदी वर्जन देखिए, यदि कोई ठोस पिंड घर्षण द्वारा, मतलब देखिए यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई सॉलिड बॉडी है, ये मान लीजिए बॉक्स, ये सॉलिड बॉडी हुआ, ठीक है। और यहाँ पर टेबल रखा हुआ है, ये टेबल है और ये फ्रिक्शन होता है इस साइड में, इस साइड में घसक जाता है, ठीक है। कोई भी रीजन से, मान लीजिए इसको कोई थोड़ा ऊपर उठा दिया, इसको कोई नीचे ले गया, तो ये घर्षण से ये नीचे घसक गया, उसी को फ्रिक्शन बोलेंगे। फ्रिक्शन उसी को ना बोलते हैं। तो मतलब ये जब ये नीचे तरफ घसका तो क्या, कौन सा चार्ज है यहाँ पे, तो नेगेटिवली चार्ज आया। ऑब्वियस है कि नेगेटिवली चार्ज ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ये आपको बताना है सिंपली, ठीक है। अब देखिए क्या वहां पर एक्वायर्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो ज़्यादा हो जाएंगी। लॉस्ट सम प्रोटॉन, क्या वो कुछ प्रोटॉन जो है वो खो देंगे। एक्वायर्ड सम इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉस्ट अ लेजर नंबर ऑफ प्रोटॉन। लॉस्ट सम पॉजिटिव आयंस। इसका उत्तर क्या होगा गाइस, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हासिल की, यानी कि गाइस एक्वायर्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है का जो संख्या है वो गाइस बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फटाफट हम लोग। अ मेटालिक स्फेयर, ए मेटालिक यानी कि कोई एक धात्विक गोला, धात्विक गोला है ना। तो ए मेटालिक स्फेयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यही सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इसी को ऐसे ही रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर एक धात्विक गोला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि द लाइन ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ शोन इन फिगर। तो यहाँ पर जो ये फिगर आप लोग देख सकते हैं, फिगर आपका दिया हुआ है ना। तो फिगर एस ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर कौन से लाइन में जो है वो फोर्स दिखाया जा रहा है, कौन से में जो है फोर्स ज़्यादा है, दबाव ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ गौर करें, है ना। क्या ये जो नीचे वाला आपको जो चीज़ दिख रहा है चौथा नंबर, ऐसा देख के नहीं लग रहा है कि इसी की वजह से ये गोला अटैच है, थोड़ा ऊपर तरफ है, नहीं तो ये थोड़ा नीचे तरफ रहता। देखिए यहाँ देखिए, ये इसका लाइन जो थोड़ा नीचे है ना, ये ना। तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चार का जो दबाव है या फिर फोर्स है उसी की वजह से ये ऊपर तरफ उठा हुआ है। तो आंसर क्या होगा, सिंपली क्वेश्चन नंबर का 2 का आंसर होगा 4, है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 देखते हैं हम लोग फटाफट। A point charge q is placed at the midpoint of a cube of side L. The electric flux emerging from the cube is। यहाँ पर क्वेश्चन है, पॉइंट चार्ज क्यू, एक कोई पॉइंट चार्ज क्यू है। पॉइंट चार्ज को हम लोग क्यू से मेनली इंडिकेट करते हैं, मतलब चार्ज को हम लोग क्यू से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज को भी क्यू से हम लोग इंडिकेट यहाँ पर कर रहे हैं। इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यूब। मान लीजिए कोई ये क्यूब है, इसके मिड पॉइंट में, इसके मिड पॉइंट में, ये मिड पॉइंट हो गया इसका, यहाँ पे जो ये क्यूब पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ऑफ साइड एल, एल साइड में, लेफ्ट साइड में। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब। अब यहाँ पर आपको ये बताना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स गाइस कितना होगा। तो एक बात आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, गॉस लॉ क्या बोलता है कि दो कोई भी मान लीजिए क्लोज्ड सरफेस में, ये क्लोज्ड सरफेस है, तो क्लोज्ड गोला वाला सरफेस ही नहीं, ये भी एक सरफेस ही हुआ, क्यूब भी एक क्लोज्ड सरफेस ही हुआ। यहाँ पे जो कोई भी चार्ज रहता है, नेट चार्ज, ये नेट चार्ज मतलब नेट चार्ज कितना है, क्यू है, पॉइंट चार्ज।
और वो किसके इक्वल रहता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल रहता है कि टोटल नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली ऑप्शन नंबर जो आपका ए है गाइस वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए है ना गाइस वो करेक्ट होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको बना ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अभी और भी वीडियो आएंगे यार, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, इस वीडियो को शेयर करें फटाफट। क्वेश्चन 4 देखते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर डज नॉट डिपेंड ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर डज नॉट डिपेंड ऑन। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर जो है, कंडेंसर किस पे डिपेंड नहीं करता है, आपको सिंपली ये बताना है। तो ये बताना है प्लेटों की धातु यानी कि मेटल्स ऑफ द प्लेट्स में जो धातु रहते हैं उन पे जो डिपेंड वो नहीं करता है। क्वेश्चन 5 देखते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस का पहले मतलब आप लोग जान ले। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब होता क्या है कि ये मान लीजिए कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, फिर से ये क्लोज्ड सरफेस है ना। तो यहाँ पर जो है हर जगह एक इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे बात करिए या इस पॉइंट पे बात करिए या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे एक ही जैसा पोटेंशियल मौजूद रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस उसी को हम लोग बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना, एक ही सेम पोटेंशियल रहे सब में, उसी को बोलेंगे इक्विपोटेंशियल। इक्वी मतलब सेम ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताना है कि इसमें से कौन सा इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो है प्रॉपर्टी यानी कि गुण नहीं है। ठीक है, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, क्या एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। The rate of change of potential and with distance of them is 0 for a uniform electric field. They are concentric sphere. They can be imaginary sphere. तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपली 5 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सी है गाइस वो करेक्ट है। फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसेंट्रिक स्फीयर, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए वे संकेंद्रित गोले हैं। ठीक है, तो ये गलत है, ये सही उत्तर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 3 गो चार्ज है। ठीक है, 3 प्लस क्यू और कैपिटल में क्यू आर प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में जो प्लेस किया जाता है, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एक, यहाँ पे मान लीजिए 3Q है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे कैपिटल Q है, और प्लेस्ड इन स्ट्रेट लाइन विथ इक्वल सेपरेशन। दोनों का, तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। In order to make the net force on Q to be 0, on order to make the net force on Q, net force on Q कहाँ है, Q यहाँ पर है, वो 0 है। ठीक है, the value of Q, अब यहाँ पे इसका नेट फोर्स कितना दिया हुआ है, 0 है। जब इसका नेट फोर्स 0 है तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि Q का वैल्यू, कैपिटल Q का वैल्यू बताना है। तो जब इसका आपका नेट फोर्स जब 0 हो जाएगा तो इसका कितना होगा, ऑब्वियस है कि 3Q जो इधर रहेगा उसी के इक्वल इधर हो जाएगा। फिर बाद में जब इधर 0 है तो इधर का डिस्टेंस भी सेम है, इधर का सेम है। यहाँ पर आपका 3Q है, ये अगर 0 है तो भैया इधर भी सेम ही ना रहेगा क्योंकि डिस्टेंस तो तीनों को सेम है, तो इधर 3Q। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ना वो करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ स्पेयर ऑफ बेड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, इनसाइड द सरफेस। ऑप्शन नंबर सॉरी, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरफेस सॉरी। ऑप्शन नंबर जो ए है गाइस वो करेक्ट होगा, सतह पर रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल, एक मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना रहता है, वो रहता है आपका इनफाइनाइट। चलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा इनफाइनाइट रहता है कि मेटल का। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली जूल। एनर्जी का बात है मतलब ये जूल ही होगा, ऑब्वियस है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। If positive charge is moved from low to high potential region, the electric potential energy is। तो 10th नंबर का आंसर गाइस क्या हो जाएगा, सिंपली ऑप्शन नंबर जो गाइस बी है, इंक्रीज, वो बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। A point of 4 न्यूटन, ए फोर्स ऑफ 0.4 न्यूटन, मतलब एक कोई फोर्स है, बल है 4 न्यूटन का, एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस है के बीच में एक्ट करता है, कितना न्यूटन का फोर्स, 4 न्यूटन का। इफ द स्पेस, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 है मान लीजिए। इफ द स्पेस बिटवीन देम इज कंप्लीटली फिल्ड विद ग्लास, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी 8 है ना, जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 8 रहता है, तो इसके बीच का जो स्पेस है उसको ग्लास से फील्ड किया जाता है। ग्लास यानी कि कांच वाला ग्लास, ठीक है, उससे फील्ड किया जाता है, जिसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना रहता है, 8 रहता है। देन द न्यू फोर्स विल बी,
तब उसका नया फोर्स कितना होगा, आपको ये इसका ज्ञात करना है, ठीक है। तो गाइज इसको जो है ये आपका न्यूमेरिकल सवाल हो गया, जिसको मैं आपको टेलीग्राम में इसका एक्सप्लेनेशन पोस्ट करा दूंगा, बट इसका मैं आपको सही उत्तर बता दे रहा हूँ यहाँ पर, है ना। इसका रिलेटिव परमिटिविटी वाला जो इसका फॉर्मूला है सिंपली फोर्स वाला, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से निकल जाना है क्या। रिलेटिव परमिटिविटी है यहाँ पे, Q1 Q2 का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है कि नहीं, ये निकलना है, ठीक है। तो गाइस इसका मैं आपको जो सही एक्सप्लेनेशन वो टेलीग्राम प्रोवाइड करूंगा, बस इसका सही उत्तर क्या होगा, डी ऑप्शन नंबर 0.5 न्यूटन, वो करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज, ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग, हमेशा एक समान और मजबूत रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 1 ग्लास इज इक्वल टू, एक गैस मतलब एक गॉस, सॉरी ग्लास नहीं गॉस, 1 गॉस किसके बराबर रहता है हमेशा, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ टेस्ला, 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला रहेगा आंसर। द एंगल्स ऑफ डीप एट द पोल्स एंड द इक्वेटर रेस्पेक्टिवली बी, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा सिंपली 90 डिग्री एंड 0, 90 डिग्री एंड 0 रहता है, ठीक है। क्वेश्चन 15 देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज सप्लाई आफ्टर फ्यू सेकंड करंट गेट्स, मतलब यहाँ पर आपको ये बताना है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर को, एक इलेक्ट्रिक हीटर है उसको कनेक्ट किया जाता है, मतलब वोल्टेज उसमें दिया जाता है, ठीक है। आफ्टर कुछ सेकंड बाद करंट गेट्स इट स्टडी वैल्यू, करंट जो है वो अपना स्टडी वैल्यू में आ जाता है, देन इट्स इनिशियल करंट, तो उसका पहला करंट वो क्या था, वो आपको ये बताना है, पहला करंट कितना रहेगा। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा सिंपली गाइस, स्लाइटली हायर देन इट्स स्टडी करंट, मतलब जो एक समान था उससे स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा ही करंट फ्लो कर रहा था स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा करंट था, फिर धीरे धीरे घट गया, फिर एक समान हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं फटाफट हम लोग। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस, 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा सिंपली गाइस, ऑप्शन नंबर ए, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। 17 का उत्तर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, अ सेल हैविंग एन ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, as the resistance R is increased the plot of potential difference V across R is given by, तो ये 4 ऑप्शन का दिया हुआ है प्लॉट। पहले जो है आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस वो ज़्यादा रहेगा, फिर घट के रेजिस्टेंस की तरफ आएगा, ये पहले 0 रहेगा, फिर घट के आपका ये हायर तरफ हो जाएगा, फिर स्टडी हो जाएगा, ये स्टडी है, देखिए स्टडी इधर एक समान पे रहेगा, ये नीचे नहीं आएगा, स्टडी रहेगा, फिर ये हुआ, फिर पहले 0 रहेगा, फिर धीरे धीरे घट के फिर चल जाएगा स्टडी, फिर अब 0 ही हो जाएगा। और एक है कि यहाँ पर पहले 0 रहेगा, फिर धीरे धीरे आपका पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो ये दोनों है, ऐसा ऑप्शन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सिंपली, क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर को जो गाइस डी है ना वो करेक्ट होना चाहिए इसका, तो ये डी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। 18 देखते हैं। In parallel combination of n cells we obtain, in parallel combination of n cells we obtain, इसका उत्तर क्या हो जाएगा सिंपली गाइस, ज़्यादा करंट जो ऑब्टेन करता है, मोर करंट। 19 देखते हैं फटाफट। इन व्हीटस्टोन ब्रिज आप लोग पढ़े होंगे बढ़िया से, है ना। इफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज्ड, और गैल्वेनोमीटर और मतलब बैटरी और गैल्वेनोमीटर को बदला जाता है, इंटरचेंज यानी कि एक दूसरे से विपरीत, मतलब यहाँ गैल्वेनोमीटर था, यहाँ बैटरी था, तो ये बैटरी को भैया उधर ले जाएंगे और गैल्वेनोमीटर को इधर ले आएंगे, देन द डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर, तब जो है गैल्वेनोमीटर में क्या बदलाव आएंगे ये आपको ये बताना ना। क्वेश्चन में 19 का उत्तर, 19 का कोई भी चेंज नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ रोड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू दैट ऑफ थिन वायर ऑफ कॉपर इज, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, एक ही रहेगा, एक समान रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। चलिए इसमें हड़बड़ाना नहीं है, आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये सब मॉडल पेपर से, तो ये जैक के द्वारा ही पूछा गया, इसी के अंदर से आपका क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैंगनीज इज, 21 का उत्तर क्या हो जाएगा, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर जो ए है गाइस वो करेक्ट है। 22 देखते हैं फटाफट। करंट फ्लोज थ्रू यूनिफॉर्म स्क्वायर फ्रेम्स एज शोन इन द फिगर, इन विच केस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द फ्रेम नॉट जीरो, इसी में यह बता रहा है करंट फ्लो थ्रू यूनिफॉर्म स्क्वायर फ्रेम्स, मतलब करंट जो है वो यूनिफॉर्म एक समान का सब चारों स्क्वायर आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो ये स्क्वायर है, वहाँ पर आपको ये बताना है कि करंट जो है करंट फ्लोज थ्रू यूनिफॉर्म स्क्वायर फ्रेम्स एज शोन इन फिगर, तो यहाँ पे जो करंट वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, कहीं से फ्लो कर रहा है मान लीजिए, इन विच केस द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द मास फ्रेम इज जीरो, आपको ये बताना है कि कौन से केस में मैग्नेटिक फील्ड
एट द सेंटर ऑफ फ्रेम, मतलब यहाँ पे जो है जीरो रहेगा, पॉइंट एकदम बीच बीच में वो जीरो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। आपको ये बताना है तो कहाँ पे कैसे करंट आना चाहिए तब वो जीरो रहेगा, ठीक है। तो 22 का गाइस आंसर क्या हो जाएगा सिंपली, तो जब ऊपर से जब जाएगा, देखिए जब करंट जो है वो ऐसे जाएगा, इस ऐसे ऐसे जब जाएगा ना, तो ये जो है आपका वैल्यू वो जीरो रहेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बी का जो वैल्यू वो गाइस जीरो रहेगा तब। तो ये जो है स्टडी स्टेट ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। 22 हो गए, फटाफट हम लोग का 23rd देखते हैं हम लोग। 23rd देखते हैं गाइस यहाँ पर हम लोग, और हाँ ये चलिए यही है। तो यहाँ पर देखिए प्लॉट ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23rd देखेंगे क्या है। The correct plot of the magnitude of magnetic field B versus distance r from center of the wire is। यहाँ बताना कि जो करंट प्लॉट कौन वाला है मैग्नेटिक फील्ड बी के लिए और डिस्टेंस r के लिए, सेंटर ऑफ द वायर ऑफ रेडियस r, ठीक है, इसके लिए। तो कौन सा करंट इसमें करेक्ट कौन वाला है, ये है। फटाफट को बताना है क्या कौन सा आंसर होगा। ये जो है हमको सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा इसका। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। चलिए 24 देखते हैं हम लोग। A current carrying loop is placed in a uniform magnetic field. The torque acting on it does not depend upon। किस पे डिपेंड नहीं करता है आपको ये बताना है। तो 24 का गाइस आंसर क्या हो जाएगा सिंपली, वो एरिया ऑफ द लूप नहीं, वैल्यू ऑफ द करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर जो डी है गाइस वो करेक्ट होगा। 25 देखते हैं गाइस। नो फोर्स एक्ट्स ऑन द चेंज फायर थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द एंगल बिटवीन इट्स वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज, ठीक है। तो इसका उत्तर नो फोर्स एक्ट, मतलब कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है ऑन द चेंज फायर्ड थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द एंगल बिटवीन इट्स वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका उत्तर क्या होगा सिंपली 25 का पाई होगा, ठीक है, पाई होगा। चलिए 26 देखते हैं। When a magnetic compass needle is carried nearby to a straight wire carrying current, then यहाँ ये बताना है कि जब एक मैग्नेटिक कंपास जो रहता है आपका, निडल इज कैरिड नियर बाय टू स्ट्रेट वायर, जब उसको एक स्ट्रेट वायर के सामने लाया जाएगा कैरिंग करंट, देन तब जो है करंट कैरिंग करंट वो कितना क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, द स्ट्रेट वायर कूज अ नोटिसेबल डिफ्लेक्शन इन द कंपास निडल। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ए बी, कौन सा करेक्ट हुआ, ए या फिर बी। ए में क्या दिया हुआ है, द स्ट्रेट वायर कुछ ए नोटिसेबल डिफ्लेक्शन, मतलब कुछ डिफ्लेक्ट करेगा नोटिसेबल, या ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। द alignment of the needle is tangential to an imaginary circle with straight wire its center and has a plane perpendicular to the wire। वो जो है सेंटर और प्लेन की जो है परपेंडिकुलर रहेगा। तो आंसर कौन क्या होना चाहिए, सी जो है वो करेक्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है गाइस वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका 23rd का देखते हैं, 26 था सॉरी, 26 का गाइस ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा, ठीक है। 27 देखते हैं फटाफट हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक फोर्स। तो इनमें से जो कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है मैग्नेटिक फोर्स के लिए, ठीक है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि मैग्नेटिक जो है फोर्स वो ओबे नहीं करता है किसको, न्यूटन्स का थर्ड लॉ को, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन विच हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, है ना। तो वही होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ओबे नहीं करता है किसको, न्यूटन्स का थर्ड लॉ को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। टू अल्फा पार्टिकल्स हैव द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज एज 3:2 ऑन इंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड इफ दे मूव इन डिफरेंट सर्कुलर पाथ। अगर वो डिफरेंट सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, देन द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ देयर पाथ इज, तब जो उसका रेशियो ऑफ रेडियाई का कितना होगा, मतलब रेशियो कितना होगा रेडियाई का, ये आपको बताना सिंपली। तो 3:2 ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना गाइस वो करेक्ट है। चलिए 29 देखते हैं। डू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप। क्या एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है हमेशा क्लोज्ड लूप में ही रहता है। 29 यस, हमेशा जो क्लोज्ड लूप में रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। 30 देखते हैं। द इंड्यूस्ड ईएमएफ एलडीएल अपॉन डी टी इज एनालॉगस टू। 30 का आंसर क्या होगा, फोर्स के एनालॉगस रहता है। 31 देखते हैं। With a decrease of current of primary coil 2 ampere of zero value in 0.01 second, the EMF of generating the secondary coil is 1000 volt. The mutual inductance of the two coil is, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 31 का गाइस उत्तर मैं आपको टेलीग्राम में भेजूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ, फटाफट टेलीग्राम में ज्वाइन होना है। सबका उत्तर भेजूंगा, जितना भी न्यूमेरिकल में मैं आपको बता रहा हूँ सबका उत्तर भेजूंगा, ठीक है। 31 का फिलहाल उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ। 31 का उत्तर आपका आएगा 5.0 हर्ट्ज, ठीक है, एच।
32 भी एक न्यूमेरिकल ही है, इसका उत्तर मैं बता दूंगा आपको। ए कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली टुवर्ड डाउनवर्ड एंड इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 18 Tesla in 0.1 second. Area of coil is 2 meter square and resistance 5 ohm. Induced current will be, induced current कितना होगा, induced current का फॉर्मूला लगा देना है इसमें, सिंपली जो जो दिया हुआ है उसको ऊपर लिख देना है, induced current का फॉर्मूला लगा देना है, पुट कर देना है, आंसर आ जाना है इसका। तो इसको भी उत्तर जो है मैं आपको टेलीग्राम में सेंड कराऊंगा पूरा डेरिवेशन के साथ, बट इसका उत्तर मैं बता दे रहा हूँ। इसका उत्तर होना चाहिए आपका 2 एम्पियर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑप्शन में जब भी है वो करेक्ट होगा। फटाफट टेलीग्राम में जुड़िए, जितना ऑब्जेक्टिव उसके लिए न्यूमेरिकल है उसके लिए। अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई लाइज इन एक्स वाई प्लेन विथ इट्स सेंटर एट origin. The total magnetic flux through xy plane is, total magnetic flux through xy plane is, इसका आंसर क्या होगा 33 का, ऑप्शन नंबर डी 0। 34 का उत्तर कौन लग करेक्ट है, नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, ठीक है। 34 का उत्तर क्या हो जाएगा, लेंस लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, ये करेक्ट नहीं है। चलिए 35 देखते हैं आंसर। द सेल्फ इंडक्टेंस एल ऑफ द सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए विथ अ फिक्स्ड किसके में रहता है, तो इसका आई एंड ए इंक्रीज, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होना चाहिए। फटाफट ये अब 35 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको करा दिया है। इसका तो और भी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आएंगी, तो यार वीडियो चैनल पे बने रहना है, ठीक है, और सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर करना है दोस्तों में। मिलते हैं नए वीडियो, बाय एंड टेक केयर दोस्तों।